का सेकंड वीडियो देने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और उसमें मुख्य कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं, जिसमें हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिटेल में चर्चा किए थे, बताए थे। उसका सेकंड पार्ट जो है अकाउंट्स का वो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज हम उसके बारे में बताएंगे कि रिसीट पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे तैयार किया जाता है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि एनपीओ का जो भी अकाउंट बनता है उसका दूसरा नाम ये भी होता है या कहा जाता है कि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि एनपीओ जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, जैसे भी हो, चाहे वो जिस काम में लगा है ना, जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सबके लिए फंड बेस्ड अकाउंट तैयार होता है। फंड बेस्ड अकाउंट का मतलब है कि इन संस्था में जितने भी फिनांस धन आते हैं वो आते कहाँ से हैं? तो ये लोगों के चंदा से, डोनेशन से, लीगेसी से, है ना, बहुत तरह के सोर्स होते हैं। गवर्नमेंट का ग्रांट से, सब्सिडी, बहुत तरह का इसमें सोर्स है जो लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार इस संस्था को फंड देते हैं, दान देते हैं। और ये संस्था उन सारे धन को, जो कि बहुत तरह का स्पेशल खास कार्य के लिए इसमें पैसे आते हैं, उन सारी चीज़ों को ये संस्था अपना अलग अलग फंड में डाल देता है और उससे वो ही काम होता है जिसके लिए वो फंड आए हैं, जिसके लिए वो धन आए हैं। और इसमें जो भी पैसा आता है जिस क्षेत्र से रिलेटेड, अर्थात जिस मकसद से, जिस फंड में, उसको उसी फंड में क्रेडिट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। और जो भी एक्सपेंडिचर होगा उस वर्ग में वो उसी फंड से होगा, अलग से नहीं, उसी फंड का इस्तेमाल उस वर्ग में होगा, अर्थात उस फंड को डेबिट किया जाएगा, उसी फंड से खर्च होता है। अब जब तक वह फंड समाप्त नहीं हो जाता है ना, उस फंड का खर्च से, जब तक वो फंड का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और वो बैलेंस शीट के, है ना, लायबिलिटी साइड हमेशा पड़ा रहता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब वह फंड से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है ना, फंड से जब अधिक एक्सपेंडिचर होता है, तब जो भी अधिक एक्सपेंडिचर होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, है ना, डेबिट साइड में जाता है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या, कैसे। तो ये फंड बेस्ड अकाउंट इसे इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंट सेक्टर से जो भी पैसा आता है, जो भी धन आता है संस्था में, इस संस्था का तो अपना कोई पूंजी होता नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंड होता है, लोगों पे डिपेंड होता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। और लोग देते हैं जन कल्याण, समाज कल्याण, सेवा भावना, धन पर्चा, अपने अपने कमेटी को आगे मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि सेवाएं मिलते रहे। इसके मेंबर लोग डिफरेंट तरह से लोग देते रहते हैं। फंड छोटा भी होता है, फंड बड़ा भी होता है, रेवेन्यू फंड भी होता है और कैपिटल फंड भी होता है, स्पेशल फंड होता है, डिफरेंट तरह का इसमें फंड आता है। और वो फंड का इस्तेमाल होता है संस्था में, और उसी का हिसाब किताब करने के लिए कि फ्यूचर में हमको क्या अनुमानित खर्च होगा, क्या बजट बनाना होगा, उसके लिए, है ना, सारे फंड का हिसाब होता है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, क्या बचा है, क्या आगे फ्यूचर टारगेट है, कैसे क्या होगा। और इस संस्था की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए उस अकाउंट को तैयार किया जाता है। तो नॉन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन फंड बेस्ड अकाउंट ही तैयार करता है। फंड का इस्तेमाल इसमें होता है, फंड का आना, फंड का ही एक्सपेंडिचर, फंड का इनकम, फंड के माध्यम से इनकम, है ना। फंड स्पेशल अलग अलग इसके लिए रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं संस्था लोग, अलग अलग फंड का अलग अलग रजिस्टर रखते हैं, अलग अलग बही रखते हैं, उसका अलग अलग हिसाब करते हैं। इसलिए, है ना, इसके अकाउंटिंग को फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कहा जाता है ना। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग वर्ड इसमें इस्तेमाल होता है। अब बहुत तरह का फंड है, एंडोमेंट फंड है ना, रिस्ट्रिक्टेड फंड इसको कह सकते हैं, कहीं अदर उसका इस्तेमाल नहीं होगा, जिस फंड के लिए, जिस कार्य के लिए आया वो फंड उसी में इस्तेमाल होगा।
अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड कर सकते हैं, वो डिफरेंट संस्था का जो भी जरूरत होगा उसमें स्पेसिफिक फंड भी कर सकते हैं, है ना। किसी खास मकसद के लिए आया, जैसे कि मान लीजिए अनाथालय है, उसके लिए जो उसका जो रेसिडेंस है उसके चारों तरफ फेंसिंग नहीं है, कोई संस्था, कोई मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट की ओर से फेंसिंग का पैसा आ गया तो उसी फंड में डाल देगा, उसका कहीं और इस्तेमाल। तो ऐसे फंड को स्पेसिफिक फंड भी कहा जा सकता है। स्पेसिफिक फंड भी होते हैं, तो डिफरेंट तरह का इसमें फंड होते हैं। आज जो फोकस करने वाले हैं ये अकाउंटिंग व्यू से कि रिसीट पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार तैयार किया जाता है। रिसीट पेमेंट अकाउंट जिस प्रकार से फाइनल अकाउंट बनाते थे 11th में, तो उसके लिए क्वेश्चन होता था ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स इसलिए कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिकॉर्ड में ट्रायल बैलेंस लेजर के थ्रू नहीं आ पाते हैं, वो बाद में पता चलते हैं, एरर हो, कुछ भी हो, जो भी हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को एडजस्टमेंट्स के रूप में डाल करके अकाउंट में तब उसका फिनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते थे या किया जाता था। तो इस संस्थान में भी चूँकि इसके लिए क्वेश्चन जो होता है वो रिसीट पेमेंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करने के लिए क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल होता है रिसीट पेमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम बताए हैं कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश बेसिस ट्रांजैक्शन होता है, कैश और बैंक, है ना। उसमें ऐसे एक्सपेंडिचर बहुत सारे हैं, ऐसे इनकम हैं जो इनकम तो है, एक्सपेंडिचर तो है, बट उसमें कैश का इनकमिंग आउटगोइंग नहीं होता है। वैसे एक्सपेंडिचर इनकम को रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं लिया जाता। बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। जिस फिनेंशियल ईयर के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है उस फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं वो सबको उसमें लिया जाना है, चाहे उसमें कैश रिसिप्ट हो, पेमेंट हो या ना हो, चाहे वो एक्रूवल हो, आउटस्टैंडिंग हो, है ना, बकाया हो, जो भी हो। और बहुत सारे नॉन कैश आइटम जैसे बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, प्रोविजंस, ये सब जो कैश बुक कहो या रिसीट पेमेंट में नहीं जाता था उसको भी यहाँ शामिल करते हुए तब जाकर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का पीएल अकाउंट ही होता है एनपीओ के लिए। गैर लाभकारी संस्थान के लिए फाइनल अकाउंट में जिस तरह से 11th में आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीएल अकाउंट तैयार करते थे, वही कॉन्सेप्ट, वही सारा चीज रूल लागू होता है इस पे, इनकम एक्सपेंडिचर पे एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वह भी नॉमिनल अकाउंट है पीएल अकाउंट, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। कहने का तो इनकम एक्सपेंडिचर बोलते हैं बट बनता है एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इसका टेबल इस तरह से तैयार होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें भी डेबिट क्रेडिट होता है, डेबिट और क्रेडिट। इधर होता है एक्सपेंडिचर, इधर होता है अमाउंट, इधर क्रेडिट में इनकम होता है, इनकम, इधर होता है इसका इनकम। तो ये इसका टेबल फॉर्मेट है ना, टेबल है। तो एक्सपेंडिचर एंड इनकम, पीएल अकाउंट में भी इधर आप एक्सपेंडिचर डालते थे पार्टिकुलर में, इधर इनकम डालते थे। अब सवाल उठता है कि रिसीट पेमेंट में तो रेवेन्यू, कैपिटल, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर रिलेटेड कोई भी कैश रिसिप्ट होता है और कोई भी कैश पेमेंट होता था। लेकिन इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहला ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेप में होता है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट से ओनली, है ना, ओनली क्या, तो ओनली रेवेन्यू नेचर इनकम एक्सपेंडिचर को लेना है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो जैसे उसमें देते थे रेंट, तो यहाँ होगा टू रेंट, वहाँ रिसीट पेमेंट में दिया हुआ है ऑनरेरियम, तो यहाँ होगा ऑनरेरियम, ठीक है। वहाँ था सैलरी, तो यहाँ होगा सैलरी,
बट वहाँ फर्नीचर का पेमेंट, बिल्डिंग का पेमेंट वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल नेचर इनकम, सॉरी पेमेंट वो कैपिटल नेचर, तो इसमें ओनली रेवेन्यू नेचर पहला मैटर। उसी तरह से इनकम में इसका मूल रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है, बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन होता है, रेंट ऑफ हॉल है, रेंट ऑफ ग्राउंड है, बहुत तरह का इसमें इनकम होता है जो कि रेवेन्यू नेचर, जैसा कि आप 12th का टेबल में देख सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट दिया हुआ है, टेबल में सारे आइटम्स डाले हुए हैं। तो रिसीट पेमेंट में आपको उसको दो भाग में बांट देना है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट। तो रिसिप्ट पेमेंट से ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट को ही इसमें लेना होता है। दूसरा, चूंकि ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है, तो जिस वर्ष के लिए आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर रहे हैं, सिर्फ उसी वर्ष का रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर को इसमें लेना है, रिसीट पेमेंट से उसी वर्ष का, जिस वर्ष का आप तैयार कर रहे हैं। तो वहाँ तो कैश बेसिस होता है, तो इसके अलावे बहुत सारे इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर ऐसे होते हैं, रिसीट पेमेंट है ना, जिसमें कैश का रिसीविंग या कैश का पेमेंट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि संस्थान ने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, तो वो पेमेंट किया 5,000, तो वो तो होगा पेमेंट में, बट 2,000 सैलरी देना और बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो तो रिसीट पेमेंट में नहीं होगा आउटस्टैंडिंग, वो नीचे इन्फॉर्मेशन में होगा। जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट के रूप में क्वेश्चन में रहेगा। तो जब आप इनकम एक्सपेंडिचर में आप वैसे सैलरी को डालते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो रिसीट पेमेंट में पेमेंट साइड जो सैलरी पेड है वो प्लस आउटस्टैंडिंग जो उस वर्ष का है वो। अब इसमें और एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। अगर सैलरी रिसीट पेमेंट में पेमेंट साइड लिखा हुआ है जो भी सैलरी का अमाउंट, उसमें हो सकता है कि लास्ट ईयर का स्टाफ का पैसा बाकी होगा, वो भी उसमें पेमेंट, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस भी हो सकता है। तो चूंकि आप एक्रूअल बेसिस पर बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस वर्ष का अकाउंट बना रहे हैं उसी वर्ष का उपार्जित इनकम एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू नेचर को इसमें लेना है, ये मुख्य बात है इसका। तो वैसे कंडीशन में लास्ट ईयर का सैलरी, चूंकि इस वर्ष का वो एक्सपेंडिचर नहीं है, और अगर पेमेंट में दिखाया हुआ है रिसीट पेमेंट अकाउंट में, तो उसे क्या कर लेते हैं, माइनस। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए सैलरी भी किसी को एडवांस दे दिया गया है और तो पेमेंट में दिखाया रहेगा रिसीट पेमेंट में, तो अगर उसको इनकम एक्सपेंडिचर में लेना है तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी सैलरी पेड है, एडवांस पेड है, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो इस वर्ष का पेमेंट नहीं है। और इस वर्ष का जो सैलरी अभी भी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, उसको उसमें ऐड कर देते हैं, तब जाकर के एक्रूअल बेसिस पर जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष का सैलरी का जो आइटम है एक्सपेंडिचर वो यहाँ जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स इसमें होते हैं, है ना। तो पहला इसमें बात हो गया कि ओनली रेवेन्यू नेचर इनकम एक्सपेंडिचर को लेना है, उसके लिए आवश्यक एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, है ना। थर्ड में है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर इनकम होते हैं, जैसे कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो चार्ज के रूप में तो होते हैं, खर्च होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, बट उसमें कैश का पेमेंट नहीं होता है, जो कि रिसीट पेमेंट अकाउंट के, है ना, पेमेंट साइड में नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहाँ तो कैश बेसिस होता है। जैसे में डिप्रिसिएशन, तो संस्था का जो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है उस पर तो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, और जबकि रिसीट पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में वो होता नहीं है। लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है तो वो डिप्रिसिएशन यहाँ जाएगा, है ना, टू डिप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि इस वर्ष का उपार्जित एक्रूड किया हुआ एक्सपेंडिचर है, चार्ज है। अगर ये डिप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया जाए तो आपका जो फिनेंशियल जो पोजीशन है वो सही नहीं बताएगा, क्योंकि एक प्रकार से एक्सपेंडिचर कहिए या कुछ केस में इसको लॉस भी लोग मानते हैं। ये चार्ज है और ये कैश बेसिस नहीं, लेकिन यहाँ तो चाहे कैश बेसिस हो चाहे अक्रूवल बेसिस हो, आउटस्टैंडिंग हो, यहाँ तो सब जाएगा, बशर्ते कि जिस फिनांशियल ईयर का बना रहे हैं उस फिनांशियल ईयर का होना चाहिए। इसी तरह से बैड डेट्स टू बैड डेब्ट्स, इसमें भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है। ये भी किसी डेटर के यहाँ जो ड्यूज पैसा है, बकाया है, वो नहीं देगा, तो ये भी लॉस है। लेकिन ये कैश रिसीट पेमेंट में तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो लॉस है, यहाँ तो दिखाना है।
क्योंकि जैसा कि बता चुके हैं फाइनल अकाउंट अब पढ़े हैं, उसमें जितना भी होता था ये सारे एडजस्टमेंट्स इसमें करने पड़ते हैं एक्सपेंडिचर में। ठीक इसी प्रकार से है ना इनकम साइड में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन, इसका मूल होता है, आपका चैप्टर में भी दिया हुआ है 12th का। सब्सक्रिप्शन का बहुत सारा कैलकुलेशन है, इसको एक कैलकुलेट करके हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे कि आप सब्सक्रिप्शन की जब बारी आती है तो उसको मैक्सिमम क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे। तो इसमें जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, कुछ और मटेरियल, अभी यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में बहुत सारा संस्थान का कुछ मटेरियल होता है, मेडिसिन होता है, वो कंज्यूम बेसिस पे यहाँ जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ जिस वर्ष बना रहे हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग उस वर्ष के लिए। तो उसमें क्या रूल है, ओपनिंग स्टॉक अगर है उसमें करेंट ईयर का परचेज प्लस कीजिए और क्लोजिंग बैलेंस जो बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग मटेरियल उसको माइनस कीजिए, तो जो कंज्यूम्ड आता है वो यहाँ जाएगा, है ना। तो कंज्यूमेबल वैल्यू अर्थात कहने का मतलब है कंज्यूमेबल बेसिस का मतलब है मटेरियल के सेंस में कि इस वर्ष में एक्यूरेट कितना मटेरियल यूज हुआ, मटेरियल में कितना खर्च हुआ इस वर्ष में, उस आधार पर यहाँ जाता है। ठीक उसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर के लिए कितना आया और डिफरेंट तरह का जो इनकम होता है वो करेंट ईयर के लिए कितना है ना, वो इसमें देना है। इसका मूल एक रेवेन्यू होता है जो कि सब्सक्रिप्शन होता है, इसका कैलकुलेशन। इसके अलावा बहुत सारे इसमें होते हैं, बाय रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल, और होता है लॉकर रेंट, ठीक है। बहुत सारे आइटम्स इसमें हो सकते हैं जो कि रेवेन्यू नेचर का होते हैं, जो कि इनकम है। अब संस्था का नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा संस्था है, क्या है, नहीं है। इसलिए इसके बारे में हम पहले भी बताए थे कि जब फंड की बात हो, क्वेश्चन में आपको फंड दिया हुआ हो, कोई भी फंड और उसका एक्सपेंडिचर हो, तो वह जैसे कि मैच फंड है और मैच एक्सपेंडिचर है, तो मैच एक्सपेंडिचर को यहाँ नहीं दिखाएंगे तब तक जब तक कि वो फंड से ज़्यादा नहीं, है ना। अकाउंट जब बना रहे होते हैं तो कोई भी एक्सपेंडिचर जिसके लिए फंड बना हुआ है तो वह एक्सपेंडिचर उस फंड से ही होता है, वो फंड कम माइनस हो जाएगा, लेकिन वह एक्सपेंडिचर इसमें नहीं जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। हाँ, जब फंड से ज़्यादा एक्सपेंडिचर, मान लीजिए मैच फंड है 30,000 और एक्सपेंडिचर हो गया 35,000 35,000, तो 5,000 जो एक्स्ट्रा होगा एक्सपेंडिचर वो इधर जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। तो फंड के लिए ये ध्यान देना होगा, है ना, ऐसे एक्सपेंडिचर के लिए। अब फिर आता है लौटते इधर, तो हम आपको एक डिटेल में बताते हैं, है ना, सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टेबल में दिए हुए हैं एक्सपेंडिचर, इनकम, जिसको कि आप इसमें देख सकते हैं। अब इसका जो डिफरेंस आता है, तो जैसे पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड जब अधिक होता था, ज़्यादा होता था, क्रेडिट बैलेंस होता था पीएल अकाउंट, तो क्या करते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे, वो निकलता था नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट ज़्यादा होता था तो नेट लॉस। लेकिन यहाँ ये संस्था एनपीओ है, यहाँ जो भी क्रेडिट बैलेंस अधिक होगा वो सरप्लस कहलाता है, और अगर डेबिट ज़्यादा हो गया तो वो डिफिसिट कहलाता है, कमी, है ना। संस्था में चूंकि पैसे आते हैं, आप तो संस्था को बता दिए कि संस्था जो है लोगों के रहमो क्रम पे चलता है, लोगों के लिए चलता है, तो संस्था में लोग दान देते हैं ये सब, तो इसमें डिफिसिट और सरप्लस, है ना, डिफिसिट और सरप्लस निकलता है इसका बैलेंस। तो चलिए आप एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि जैसा कि आपका क्वेश्चन में है, ऐसे तो बहुत सारा है, फंड का भी है, मटेरियल का भी है, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन का है जिसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम आपके सामने रखते हैं। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, बस हम जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी बुक में जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं या करिएगा तो आपके सामने आएगा सब्सक्रिप्शन, रिसीट पेमेंट में, है ना, रिसीट साइड रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दो तरह से रहेगा, रिसीव्ड इन द ईयर, करेंट ईयर जिस वर्ष का बना रहे हैं, या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करेंट ईयर, ये दो बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, मान लेते हैं 2020 ईयर का बना रहे हैं, इन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020 रुपीज 50,000 कह रहा, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है, 50,000 आया है,
में आया है, के लिए नहीं आया, ध्यान रखिएगा। अगर के लिए कहता है तो वो स्पेशल 2020 का ही है, ये माना जाएगा, यही होता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020 में 50,000 रुपया चंदा के नाम पे आया है, चंदा आया है। अब इसके बाद ये तो रिसिप्ट में रहेगा कि सब्सक्रिप्शन इतना आया है, लेकिन इसको जब इनकम एक्सपेंडिचर में डालना है तो कैसे डालना है, उसके लिए आपको मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं उसके आधार पर इसको हम कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन में फिर ये दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, क्वेश्चन में था कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, मतलब 2019, इसके हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से, है ना। तो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर का तो एक्सपेंडिचर चार्ज हो गया होगा एक्रूवल बेसिस पे, उसमें जुड़ गया होगा, भले पेमेंट अब इस वर्ष में हो या इनकम पेमेंट प्राप्ति इस वर्ष में हो, उसका रिसीविंग इस वर्ष में हो, लास्ट ईयर का बकाया है वो पैसा इसमें आया हुआ है, लेकिन वो इस वर्ष का इनकम नहीं है, इस वर्ष का रिसिप्ट नहीं है, वो लास्ट ईयर का है ना। तो एक्रूवल बेसिस के आधार पर वो इसमें चार्ज नहीं होना चाहिए, अतः हुआ माइनस हो जाता है, इसलिए लेस, है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर मान लेते हैं 10,000 है, इसको 10,000 कर देते हैं माइनस। लेकिन उसमें एक चीज और कह सकता है उसको दूसरे रूप में, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में एडवांस अगर कहे कि लास्ट ईयर में एडवांस आया है सब्सक्रिप्शन, तब उसको क्या कीजिएगा, तो आप सोचिए कि लास्ट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस आया है 19 में, वो कब किस नाम पे आया है, 20 के लिए आया है, तो लास्ट ईयर का इनकम वो नहीं है, उस वर्ष का इनकम एक्सपेंडिचर में वो शामिल नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो 20 का है और 20 में तो शामिल है नहीं, तो अलग से है, इसलिए उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब हो जाता है ऐड, है ना, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन लास्ट ईयर, मान लेते हैं एडवांस था 5,000, ये प्लस हो जाएगा, इसके पीछे रीजन वही वो इस वर्ष का है, इस वर्ष का एक्रूवल है ना, चाहे वो जब भी आए तो ऐड हो गया। इसके अलावा और हो सकता है एडवांस, अब एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का हो गया, अब एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर में अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो इसमें शामिल होगा, क्योंकि टोटल तो सब्सक्रिप्शन यही आया है, तो करेंट ईयर में जो एडवांस आया है 20 में, वो कब के लिए आया होगा, 21 के लिए, तो वो 21 का इनकम है, 21 का रिसिप्ट है सब्सक्रिप्शन, वो 20 का नहीं है, 2020 का नहीं है, और इसमें अगर शामिल है तो वो लेस होगा, तो क्या हो जाएगा, लेस, है ना, सब्सक्रिप्शन एडवांस और नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है, वो भी है 3,000, है ना, तो लेस आइटम माइनस हो जाएगा। अब है कि इसके अलावा और क्वेश्चन में दे दिया कि करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग और है, करेंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग और है, माने 2020 में 30,000 या 25,000 जो भी सब्सक्रिप्शन अभी भी आना बाकी है, तो इसी वर्ष का ना है, चाहे अब तो आएगा अगले साल 21 में आएगा, बकाया है इस वर्ष के अंत में अगर हम तैयार कर रहे हैं तो इस वर्ष का जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो तो इसी वर्ष का ना है, उपार्जित किया हुआ, एक्रूड किया हुआ, तो इसी वर्ष के इनकम में वो ऐड होगा, भले उसका रिसीविंग नेक्स्ट ईयर हो, है ना, इसलिए ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है ना, फॉर करेंट ईयर, है ना, मान लेते हैं 2020, करेंट ईयर का मतलब 2020, करेंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है 25,000, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना होगा, ये क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है, इसका हमने पूरा कॉन्सेप्चुअली कोशिश किया है कि ये समझ में आ जाए स्टूडेंट्स को, और आसानी से आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका नेट निकाल लीजिए, तो जो भी नेट आएगा तो 50, है ना, 25 और 5 30 80 हो गया, 80 में से 10 गया 70 हो गया, 70 में से 3 गया 67,000 हो गया।
अर्थात नेट सब्सक्रिप्शन जो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में एक्रूवल बेसिस पर वो क्या हो जाएगा 67,000, है ना। यही हो जाएगा नेट सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही जाएगा। इनकम है तो इनकम साइड जाएगा। इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। इसमें और क्वेश्चन में कई तरह से होता है। क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट में दिया रहता है, मान लेते हैं 2020 करेंट ईयर है तो वहाँ दिया रहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2019, 2020 और 2021 के लिए, तो आपको 20 वाले को लेना है, उसके अलावा एडजस्टमेंट लेना है ना। तो इसी तरह से बहुत तरह से इसमें कैलकुलेशन जो भी है मैक्सिमम कोशिश करना है उससे आ जाए। अर्थात इनकम एक्सपेंडिचर में कोई भी एक्सपेंडिचर इनकम को लेना है तो वो एक्रूवल बेसिस पे ही लेना है, उसी पे ये शुरू होता है। इस तरह से और बहुत सारे आइटम्स हैं, जिसका जैसा ज़रूरत होगा आप हमसे कमेंट भी कर सकते हैं, डिमांड भी कर सकते हैं कि हाँ सर इसका ऐसे ऐसे सोल्यूशन आप क्या होगा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमसे ऑनलाइन क्लास जुड़िए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाई होता है ना। उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं।